Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 34 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 3.6 प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस को स्टडी करेंगे। प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस को स्टडी करने से पहले हम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशंस को रिकॉल कर लेते हैं। When a sequence is convergent, सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है? हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस को प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। अब इसकी डेफिनेशन दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। A sequence AN is convergent if for all epsilon is greater than 0, there exists a natural number n belongs to n such that for all n is greater than equal than n, we have an minus a mod is less than epsilon. ठीक है? Then we say that sequence AN is convergent. यानी अगर आप एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 चूज करते हैं, ठीक है, अगर आप ये एप्सिलॉन चूज करते हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n। तो इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर। ठीक है, जो आप नेचुरल नंबर n ले रहे हैं ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। such that if n is greater than equal than n of epsilon, अगर आप ये स्मॉल n of epsilon से ग्रेटर लेते हैं, then an minus a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, अगर हमें ये मिलता है, देन हम फिर ये कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस an है ये कन्वर्ज करेगी a को, कैपिटल A। ठीक है, तो कैपिटल A क्या है? इसकी लिमिट है इस सीक्वेंस की। यानी यहाँ पर जो भी आप ये जो स्मॉल n लेंगे ये इस n ऑफ एप्सिलॉन से ग्रेटर होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये स्मॉल n इस कैपिटल N ऑफ एप्सिलॉन से ग्रेटर लेते हैं तो उस सूरत में अगर ये सीक्वेंस an इस a को कन्वर्ज कर जाती है, फिर ये सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? वो डेफिनेशन सेम होती है कि अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n such that for all n is greater than equal than n, we have an minus a का मॉड is greater than epsilon नॉट। अब ये कह लें कि अगर आप एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग एक नेचुरल नंबर n ऑफ एप्सिलॉन नॉट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि इफ फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन n ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वी हैव an minus a का mod is greater than epsilon naught, then we say that sequence is divergent।
फिर हम ये कहते हैं कि सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है, यानी ए एन डज नॉट कन्वर्जेस टू ए। ठीक है, तो सूरत में हम ये कहते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है। तो ये डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में रिकॉल कर चुके हैं या स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, रिकॉल दैट a sequence an of real numbers is said to be convergent to real number a if for all epsilon is greater than 0 there exists a natural number n such that if n is greater than equal than n then an minus a mod is less than epsilon। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है फिर हम इस ए एन को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? इफ वी निगेट दिस स्टेटमेंट वी हैव दैट आ सीक्वेंस ए एन ऑफ रियल नंबर्स इज डाइवर्जेंट इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नॉट is greater than 0 such that for all n belongs to n such that if n is greater than equal than n then an minus a का mod is greater than equal than epsilon naught। ठीक है, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम इस स्टेटमेंट यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की स्टेटमेंट को अगर हम निगेट कर देते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में हमें डाइवर्जेंट सीक्वेंस की स्टेटमेंट मिलती है। ठीक है, however there are different types of divergent sequence। for example, ठीक है, अगर हम ये सीक्वेंस लेते हैं -1 की पावर n, आप ये भी स्टूडेंट जानते हैं कि ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर हम n यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लें यानी इसकी डोमेन से लें तो उस सूरत में इस सीक्वेंस की क्या टर्म्स आती हैं हमारे पास? पहली टर्म -1 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर -1 आएगी, फिर 1 आएगी, इस तरह अप टू सम। ठीक है, और ये सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं बन सकती। ठीक है, यानी हम किसी भी नंबर को इस सीक्वेंस की लिमिट नहीं कह सकते। तो अगर आप इसकी सब सीक्वेंस लेते हैं, यानी स्टूडेंट्स आप डाइवर्जेंट क्राइटेरिया भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट क्राइटेरिया क्या था? इसमें हम ये स्टडी कर चुके हैं कि अगर हम किसी भी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस लें तो अगर उनकी लिमिट डिफरेंट आए तो वो सीक्वेंस क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है। तो अगर मैं इसकी एक ये सब सीक्वेंस लेता हूं n1, ठीक है, अगर मैं ये यानी जब n क्या हो मेरे पास इवन नंबर्स हो, ठीक है, तो उस सूरत में आप ये कह लें कि ये एक सब सीक्वेंस है xn1। तो जब n इवन होगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस होगी, यानी +1 की सीक्वेंस होगी, यानी ये क्या है? कांस्टेंट सीक्वेंस है। और आपको ये भी पता है कि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, उनकी लिमिट वही कांस्टेंट नंबर होते हैं। तो इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या आएगी? 1 आएगी। अगर हम एक और सब सीक्वेंस लें n2, आप कह लें इसे, जब n क्या हो? ऑड हो, ठीक है, तो उस सूरत में हमें नेगेटिव, ठीक है, -1 की कांस्टेंट सीक्वेंस मिलेगी। तो उस सूरत में ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी और इसकी लिमिट क्या होगी? -1 होगी। तो अगर हम सब सीक्वेंस लें और उनकी लिमिट डिफरेंट आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बाय यूजिंग डाइवर्जेंट क्राइटेरिया वो सीक्वेंस क्या होती है? डाइवर्जेंट। ये -1 की पावर n ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर यही बता रहा है कि फॉर एग्जांपल -1 की पावर n, ठीक है, ये क्या है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इस तरह n, ठीक है, ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इस तरह -n ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, -1 की पावर n डॉट n ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, -1 की पावर n डॉट n
इसमें स्टूडेंट्स -1 की पावर n ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। इसके अलावा जो n है ये भी एक डाइवर्जेंट। अगर हम इन दोनों सीक्वेंस का प्रोडक्ट ले लें, ये सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस भी स्टूडेंट्स क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ये उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस को ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। डेफिनेशन 3.61, let xn be a sequence of real numbers. We say that xn tends to plus minus infinity and we write limit n which is equal to plus infinity if for every alpha belongs to R there exists a natural number k of alpha such that if n is greater than equal than k of alpha then xn is greater than alpha, ठीक है। यहाँ पर जो पहली डेफिनेशन है 3.61, अब वो कह रहा है कि वी से दैट एक्स एन टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये सीक्वेंस है एक्स एन, ये इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को कब कन्वर्ज करेगी, ठीक है। हम प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि एक्स एन पॉजिटिव इन्फिनिटी को कब कन्वर्ज करेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। वो कह रहा है कि इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर, आप कोई अल्फा बिलोंग्स टू आर लेते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट के ऑफ अल्फा सच दैट, ठीक है, इफ n is greater than equal than k of alpha we have xn is greater than n। तो अगर हमें ये कंडीशन मिल जाती है, ठीक है, इसको आप स्टेरिक कह लें, अगर हमें ये कंडीशन मिल जाती है देन वी से दैट xn टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी या xn कन्वर्ज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दिस सीक्वेंस इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट, प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस की, हमने ए को स्टडी किया, ठीक है, जो ए डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि एक्स एन पॉजिटिव इन्फिनिटी को कब कन्वर्ज करेगा या कब कन्वर्ज करेगी एक्स एन, अगर आप कोई अल्फा लेते हैं आर से, तो इस अल्फा के अकॉर्डिंग यहां पर हमारे पास एक के ऑफ अल्फा मिलता है such that if n is greater than equal than k of alpha we have xn is greater than n, ठीक है। तो अगर हमें ये स्टेरिक कंडीशन मिल जाती है, यहाँ पर जो हम ये स्टडी कर चुके हैं ये चीज, इसको आप 1 कह लें। अगर हमें इस 1 के अकॉर्डिंग हमें ये स्टेरे मिल जाती है इनइक्वालिटी, देन वी से दैट xn converges to plus infinity. So this means sequence xn is properly divergent sequence, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड डेफिनेशन है कि we say that xn tends to negative infinity
and we write limit xn which is equal to negative infinity if for every beta belongs to R there exists a natural number k of beta such that if n is greater than k of beta then xn less than beta. ठीक है, then we say that xn ठीक है tends to negative infinity. अब देखें, अब ये सेकंड डेफिनेशन है कि xn कब नेगेटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगी. ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर आप कोई बीटा चूज करते हैं बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट के ऑफ बीटा. ठीक है, इफ n is greater than equal than k of beta we have xn is less than beta. तो अगर हमें ये कंडीशन मिल जाती है then we say that xn tends to negative infinity. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन. वी से दैट xn is properly divergent in case we have either limit xn ठीक है which is equal to plus infinity or negative infinity. अगर xn converges to प्लस इन्फिनिटी तो इस केस में भी हम सीक्वेंस को क्या कहेंगे, प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे. सीक्वेंस इज प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट. ठीक है, इन्हें अगर सीक्वेंस xn प्लस इन्फिनिटी को भी कन्वर्ज कर जाती है तो उस सूरत में भी हम सीक्वेंस को प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट कहेंगे. इस तरह अगर सीक्वेंस xn ये कन्वर्ट कर जाती है नेगेटिव इन्फिनिटी को तो उस सूरत में भी सीक्वेंस इज प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट. सीक्वेंस इज प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट. दोनों केसेस में ये जो सीक्वेंस होगी प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट होगी. तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है. ठीक है, तो ये आपने याद रखना. नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस की. सेक्शन 3.62 एग्जांपल्स. लिमिट n विच इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी. ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस n है इसकी लिमिट क्या आती है हमारे पास, प्लस इन्फिनिटी आती है. In fact, if alpha belongs to R is given, let k of alpha be any natural number such that k of alpha is greater than alpha. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अब देखिए हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि लिमिट n approaches to infinity n which is equal to plus infinity. ठीक है, एन सीक्वेंस ये आप जानते हैं कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. अगर आप कोई अल्फा चूज करते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू आर. ठीक है, अगर आप कोई अल्फा चूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो आप के ऑफ अल्फा चूज करेंगे ये ग्रेटर देन होगा अल्फा से. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज if n is greater than equal than k of alpha which is greater than alpha we have xn which is equal to n converges to yani sorry xn which is equal to n is greater than alpha. ठीक है, this implies
एक्स एन विच इज इक्वल टू एन कन्वर्जेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अगर सीक्वेंस पॉजिटिव इंफिनिटी को कन्वर्ट कर जाती है then this sequence is properly divergent. This sequence is properly divergent. यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अल्फा चूज कर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 3 अल्फा चूज कर रहा हूँ, 3 बिलोंग्स टू आर, फिर मैं के ऑफ अल्फा इस अल्फा से ग्रेटर चूज करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं के ऑफ अल्फा ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 3। फिर आप जो भी n चूज करते हैं वो इस अल्फा से बड़ा होना चाहिए। n इज ग्रेटर देन के ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी जो n आप चूज करेंगे वो इस अल्फा से भी ग्रेटर हो, ठीक है, के ऑफ अल्फा से भी ग्रेटर हो और अल्फा से भी ग्रेटर हो। तो यहां पर अगर मैं n चूज करता हूं, फॉर एग्जांपल 5 चूज कर लेता हूं, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो फिर जो भी आप सीक्वेंस लेंगे n वो 5 से आगे स्टार्ट होगी, ठीक है ना, यानी एक्स एन विच इज इक्वल टू n, इस सीक्वेंस की अब टर्म्स 5 से आगे स्टार्ट होंगी, ठीक है, यानी एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी जो भी आप एक्स एन लेंगे वो ग्रेटर देन होगी अल्फा। हमने क्या चूज किया है, हाँ 3 चूज किया, यानी अगर मैं इस सीक्वेंस को यहाँ पर ड्रॉ कर लें, फॉर एग्जांपल ये हमने अल्फा चूज किया, ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये समझ लें कि ये हमारे पास सीक्वेंस है एक्स एन विच इज इक्वल टू एन है, एन है यहाँ पर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर, तो ये सीक्वेंस पॉजिटिव इंफिनिटी को कन्वर्ज करेगी जैसे जैसे n इंफिनिटी को कन्वर्ज करेगी, ठीक है, जैसे जैसे n इंफिनिटी को कन्वर्ज करेगा ये जो सीक्वेंस एक्स एन है ये इंफिनिटी को कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो अगर आप ये अल्फा चूज करते हैं, ये मैंने के ऑफ अल्फा चूज किया है और ये मैंने स्टूडेंट्स n चूज किया, n विच इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं n is greater than equal than k of alpha which is greater than alpha ये चूज करता हूं, ठीक है, तो फिर ये जो सीक्वेंस है आगे आप देख सकते हैं, ये मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये लाइन। तो अगर आप ठीक है n इज ग्रेटर देन k ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा ये चूज करते हैं, फिर एक्स एन क्या होगा, ये ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, यानी फिर ये आप इस पोर्शन को देखें, इस सीक्वेंस का ये पोर्शन, तो ये पोर्शन आप देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी हमारे पास ये कंडीशन जो इसको आप कह लें स्टेरे ये होल्ड हो रही है, यानी एक्स एन फिर क्या होगा, ये ग्रेटर देन क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं अल्फा अगर आप ये चूज करते हैं। तो यहाँ पर जो भी यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर आप n हम n ले रहे हैं ग्रेटर देन अल्फा ले रहे हैं, यानी यहाँ पर आप x4 लिखेंगे, x5 देखेंगे, x6 देखेंगे, x4 हमारे पास ये 4 बनेगा नंबर, x5 5 बनेगा, x6 6 बनेगा, ठीक है, ये नंबर्स बनते जाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि xn ये जो सीक्वेंस है x4 आप देख सकते हैं कि ये 4 टर्म यानी x4 ये टर्म x3 से ग्रेटर है, यानी ये 4 है और x3 हमारे पास 3 है। तो उस सूरत में आप स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमारे पास xn इज ग्रेटर देन अल्फा होगा, इफ n इज ग्रेटर देन अल्फा, तो उस सूरत में हमें हर टर्म सीक्वेंस की हर टर्म इस अल्फा से बड़ी होगी जब आप n लेते हैं ग्रेटर देन अल्फा लेते हैं।
तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन स्टेरे हमारे पास होल्ड हो रही है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, प्रॉपरली डाइवर्जेंट है, यानी ये इन्फिनिटी को कन्वर्ट करेगी जैसे जैसे n इन्फिनिटी को कन्वर्ट करेगा। तो शुरू में जो ये सीक्वेंस n है ये भी इन्फिनिटी को ही कन्वर्ट करेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो अगर कोई सीक्वेंस पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ट करती है देन दिस सीक्वेंस इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल n square, limit n square which is equal to positive infinity. If k of alpha is a natural number such that k of alpha is greater than n, and if we choose n is greater than k of alpha, then we have n square is greater than n is greater than alpha. ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि n स्क्वायर इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर हमें ये कंडीशन मिल जाती है, ठीक है, इसको आप स्टेरे कह लें, दिस इंप्लाइज दिस सीक्वेंस एक्स एन यहाँ पर विच इज n स्क्वायर इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सी, इफ c इज ग्रेटर देन 1 देन c की पावर n, लिमिट ऑफ c की पावर n विच इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर आप c ग्रेटर देन n लेते हैं, c इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इंप्लाइज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी c की पावर n विच इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। वो ये कह रहा है। ठीक है, ये हमने यहां पर प्रूव करना है। लेट c विच इज इक्वल टू 1 प्लस p, c हम स्टूडेंट्स हम लेना चाहते हैं ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है। इसे इक्वल बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि c इज इक्वल टू 1 प्लस b। तो यहाँ पर आप b भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग बर्नौली इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि c की पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस b की पावर n which is greater than 1 plus nb। ठीक है, ये हम स्टूडेंट्स बर्नौली इनइक्वालिटी ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, यानी इस c ग्रेटर देन 1 को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर c विच इज इक्वल टू 1 प्लस b ले रहे हैं, वेयर b इज ग्रेटर देन 0, यानी b हमारे पास अननोन है, या फाइंड भी कर सकते हैं। इफ अल्फा बिलोंग्स टू r इज गिवन, लेट k ऑफ अल्फा बी नेचुरल नंबर such that k of alpha is greater than alpha। ठीक है, यानी आप k of alpha क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन अल्फा और b ले रहे हैं। ठीक है, यानी b भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और अल्फा भी पॉजिटिव, तो इनका यानी जो हमारे पास है फ्रैक्शन है ये भी क्या होगी, पॉजिटिव, या इनका जो आप डिवाइड कर रहे हैं तो फिर भी ये चीज पॉजिटिव होगी। अगर आप k ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा ओवर b लेते हैं, इफ n इज ग्रेटर देन k ऑफ अल्फा विच इज ग्रेटर देन अल्फा ओवर b, इट फॉलो फ्रॉम बर्नौली इनइक्वालिटी दैट c की पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस b की पावर n इज ग्रेटर देन 1 प्लस nb विच इज ग्रेटर देन 1 प्लस अल्फा विच इज ग्रेटर देन अल्फा। तो यहाँ पर देखें हमें c की पावर n इज ग्रेटर देन अल्फा मिल चुका है। तो अगर हमें ये कंडीशन मिल जाती है तो दिस इंप्लाइज सी एन कन्वर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये इक्वेशन स्टेरे, अगर हमें ये स्टेरे मिल जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो सी एन है ये प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करे। अगर सी एन लेस देन बीटा हो जाए तो उस सूरत में सी एन कन्वर्ज करेगी नेगेटिव इन्फिनिटी को। ठीक है, ये कंडीशंस हैं हमारे पास प्रॉपरली डाइवर्जेंट की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी एन विच इज इक्वल टू 1 प्लस बी की पावर एन बाय यूजिंग बर्नौली इनइक्वालिटी 1 प्लस बी की पावर एन इज ग्रेटर देन 1 प्लस एन बी विच इज ग्रेटर देन 1 प्लस अल्फा। ठीक है, एन बी है ये ग्रेटर देन अल्फा है, तो 1 प्लस अल्फा ये भी स्टूडेंट्स क्या होगा, ग्रेटर देन अल्फा होगा। तो दिस इंप्लाइज सी की पावर एन इज ग्रेटर देन अल्फा।
तो ये हमें इनइक्वालिटी स्टेरे मिल चुकी है। तो बाय यूजिंग स्टेरे सी एन क्या होगा, ये कन्वर्ज करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। ठीक है, देयरफॉर लिमिट सी एन विच इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। दिस इंप्लाइज सी एन इज अ प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। शो दैट द सीक्वेंस n स्क्वायर इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ यानी टर्म्स को दिखाया गया यहाँ पर पिक्चर में सीक्वेंस n स्क्वायर की। ये सीक्वेंस है, ये उसने टर्म्स यहाँ पर बता दी। We want to show that for all m belongs to R, there exists a natural number n such that if n is greater than n, then n square is greater than m. Note that n square is greater than n. ठीक है, this implies कि n square is greater than n is greater than m. ठीक है, n square is greater than n for all n belongs to n by Archimedean property. Since m belongs to R, there exists a natural number n such that m is less than equal than n या n is greater than equal than m, so that n square is greater than n is greater than equal than m. This implies n square is greater than equal than m. ठीक है, ये हमने m चूज किया है, इसको आप अल्फा भी कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू m है। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स ये मिल रहा है कि n स्क्वायर इज ग्रेटर देन अल्फा, ये हमारे पास स्टेरे है। तो दिस इंप्लाइज कि x n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर कन्वर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूव करना है कि n स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स एन कन्वर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, यानी ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस का ग्राफ है, यानी पॉजिटिव टर्म्स के लिए ये इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, इस तरह का हम यहाँ पर m चूज कर रहे हैं बिलोंग्स टू r, या ये आप अल्फा भी कह सकते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट आर नेचुरल नंबर n, या आप कह लें कि दैट डिपेंड्स अपॉन m, या आप कह लें कि ऑफ अल्फा। ठीक है, सच दैट if n is greater than equal than k of alpha, we have n square, ठीक है, is greater than n is greater than k of alpha, या इसे आप कह सकते हैं n square is greater than n is greater than m। ठीक है, यानी k of alpha is greater than, पता है आपको अल्फा होता है, अल्फा की जगह आप m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये कंडीशन मिल चुकी है कि n square is greater than m। तो अगर हमें ये कंडीशन मिल जाती है तो दिस इंप्लाइज n square कन्वर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी ये जो सीक्वेंस n स्क्वायर है ये प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा। ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 3.63। अ मोनोटोन sequence of real numbers is properly divergent if and only if it is unbounded। ठीक है, मोनोटोन सीक्वेंस, आप स्टूडेंट्स मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में भी स्टडी कर चुकी हैं। मोनोटोन सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड मोनोटोन सीक्वेंस। फिर उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं,
मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं। अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तब भी वो मोनोटोन सीक्वेंस होगी, अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तब भी वो मोनोटोन सीक्वेंस होगी। A monotone sequence of real numbers is properly divergent if and only if it is unbounded। अगर मोनोटोन सीक्वेंस अनबाउंडेड होगी फिर वो क्या होगी, प्रॉपरली डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, यानी if xn is unbounded increasing sequence then limit of xn which is equal to plus infinity। if xn is an unbounded sequence of decreasing sequence then limit of xn which is equal to negative infinity। ठीक है, आप स्टूडेंट ये भी जानते हैं कि मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो प्लस बाउंडेड हो। ठीक है, दिस इंप्लाइज वो सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट कब होगी, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो प्लस अनबाउंडेड हो। दिस इंप्लाइज दिस सीक्वेंस इज प्रॉपरली डाइवर्जेंट। ठीक है, इन अगर आप कोई सीक्वेंस एक्स एन लेते हैं जो कि इंक्रीजिंग है, ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग भी है यानी मोनोटोन है, प्लस क्या है स्टूडेंट्स, अनबाउंडेड। इसका मतलब क्या होगा कि ये सीक्वेंस क्या होगी, प्रॉपरली डाइवर्जेंट हो, डाइवर्जेंट। उस सूरत में लिमिट ऑफ एक्स एन ये हमारे पास क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है। इसके अलावा अगर सीक्वेंस एक्स एन ये क्या है, डिक्रीजिंग है यानी मोनोटोन है, प्लस अनबाउंडेड है। So this implies this sequence is properly divergent and limit of xn which is equal to negative infinity। तो उस सूरत में सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी में। तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये दोनों। अब इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें इसका प्रूफ। सपोज दैट an is a sequence of real numbers that is increasing। Since an is unbounded, then for any m belongs to R, there exists a term am depends upon m such that am is greater than m। Since an is increasing sequence, then n is greater than m, we have an is greater than m, and since m is arbitrary, we have limit n approaches to infinity an which is equal to plus infinity। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ सिंपल सा है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि सपोज an is a sequence of real numbers that is increasing। जो an सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और an क्या है स्टूडेंट्स, अनबाउंडेड सीक्वेंस। देन फॉर एनी m belongs to R, there exists a term am such that am is greater than m। ठीक है, ये चीज। फिर हम ये कह रहे हैं कि an इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, देन n is greater than m, we have an is greater than m। ठीक है, यानी सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस स्टूडेंट्स कब होती है, यानी अगर हम n सीक्वेंस को देखें, ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है,
तो उस सूरत में जो A1 होता है ये लेस देन A2 होता है, A2 इज लेस देन A3, A3 इज लेस देन A4 एंड अप टू सो। तो ये हमारे पास क्या होती है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग कब होगी स्टूडेंट्स, यानी A1 इज ग्रेटर देन A2, A2 इज ग्रेटर देन A3, A3 इज ग्रेटर देन A4 अप टू सो। तो ये सीक्वेंस क्या होती है, डिक्रीजिंग। ठीक है, अब वो कह रहा है कि an क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देन फॉर एनी n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m, वी हैव an इज ग्रेटर देन m, एंड सिंस m इज आर्बिट्रेरी, ठीक है, दिस इंप्लाइज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an विच इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यानी इस बी पार्ट का प्रूफ। सिमिलरली सपोज दैट an is a sequence of real numbers that is decreasing since an is unbounded, ठीक है, then for any m belongs to R there exists a term am such that am is less than m। ठीक है, since an is decreasing sequence then for n is greater than equal than m we have an, ठीक है, is less than m। Since m is arbitrary, we conclude that limit n approaches to infinity an which is equal to negative infinity। ठीक है, अब देखें अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और अनबाउंडेड है, तो अगर आप m बिलोंग्स टू r लेते हैं, यानी ये पहले मैं केस डिस्कस कर लूं, केस नंबर 1, जब सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी है और प्लस अनबाउंडेड भी। ठीक है, अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है, ठीक है, तो फॉर एनी m बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट अ टर्म am such that am is greater than m। और फिर कह रहा है कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, देन फॉर एनी n बिलोंग्स टू n वी हैव an इज ग्रेटर देन m। ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस पहले क्या है, सीक्वेंस कह रहा है कि अनबाउंडेड है, तो फिर m बिलोंग्स टू r के लिए am एग्जिस्ट करेगा साइड दैट कि am इज ग्रेटर देन m। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, देन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m वी हैव an इज ग्रेटर देन m। तो m कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, तो दिस इंप्लाइज, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कंडीशन हमें मिल चुकी है कि an इज ग्रेटर देन m, या आप कह लें m को अल्फा भी कह सकते हैं कि an इज ग्रेटर देन अल्फा। तो ये हमें स्टेरे मिल चुकी है। तो अगर ये स्टेरे में मिल चुकी है, तो दिस इंप्लाइज an कन्वर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और अनबाउंडेड है, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो m बिलोंग्स टू r के लिए हमें एक टर्म am मिलेगी साइड दैट कि am इज लेस देन m। ठीक है, कि am इज लेस देन m। तो अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो हमें n इज ग्रेटर देन m के लिए जो an मिलेगा, हमें ये मिलेगा लेस देन m। m आपको अगर आप अल्फा कहते हैं तो हमें ये सेकंड कंडीशन मिल चुकी है कि an इज लेस देन m, ये सेकंड कंडीशन। दिस इंप्लाइज an कन्वर्जेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये सिंपल सा प्रूफ था। तो यहाँ पर भी ये प्रूफ है बुक वाला, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास थ्योरम 3.64, let xn and yn be two sequence of real numbers and suppose that xn is less than equal than yn for all n belongs to n। xn और yn ये दोनों सीक्वेंसेस हैं, इसमें xn क्या है, ये लेस देन इक्वल देन yn है। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन इफ लिमिट ऑफ xn which is equal to plus infinity then limit of yn which is equal to plus infinity। if limit of yn is equal to negative infinity
देन लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है। यानी वो दो सीक्वेंस ले रहे हैं एक्स एन और वाई एन। इनके दरमियान कंडीशन कौन सी है कि एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन वाई एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर लिमिट ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ वाई एन इज आल्सो प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ लिमिट ऑफ वाई एन विच इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी, दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ एक्स एन विच इज आल्सो नेगेटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम। अब इसका प्रूफ देखते हैं, ये आपने याद रखना है। प्रूफ, इफ एक्स एन विच इज, ठीक है, यानी एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस है जिसकी लिमिट क्या है प्लस इन्फिनिटी, एंड इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर इज गिवन, then there exists a natural number k of alpha such that if n is greater than k of alpha, then a alpha is less than xn। देखें स्टूडेंट्स, xn कब प्लस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करती है, ठीक है, यानी ये कब कन्वर्ज करती है, यानी अगर आप कोई भी अल्फा चूज करते हैं बिलोंग्स टू आर, then there exists a natural number k of alpha which is greater than alpha such that if n is greater than equal than k of alpha which is greater than alpha, this implies xn is greater than alpha। तो अगर हमें ये कंडीशन मिल जाती है तो this implies कि xn converges to positive infinity। वो यहाँ पर यही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा। इन व्यू ऑफ वन इट फॉलोज दैट कि वाई एन इज ग्रेटर देन अल्फा। देखिए अगर एक्स एन पॉजिटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रही है तो उस सूरत में वाई एन भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा है तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इंप्लाइज yn is also greater than alpha। तो यहाँ पर ये चीज कह रहा है कि in view of 1 it follows that कि yn is greater than alpha for all n is greater than k of alpha। Since alpha is arbitrary, it follows that कि yn is also converges to positive infinity। The proof of b is similar। तो b का प्रूफ भी सिमिलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसमें आप ये देखेंगे कि एक्स एन इज लेस देन अल्फा होगा, ठीक है। अगर हमें ये कंडीशन मिल जाती है तो दिस इंप्लाइज एक्स एन कन्वर्जेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इंप्लाइज अगर एक्स एन लेस देन अल्फा है तो इसका मतलब ये होगा कि वाई एन भी लेस देन अल्फा होगा, ठीक है। अगर वाई एन भी लेस देन अल्फा है तो दिस इंप्लाइज इफ लिमिट ऑफ वाई एन इज नेगेटिव इन्फिनिटी, तो दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ एक्स एन इज आल्सो नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंडीशन होती है कि एक्स एन इज लेस देन अल्फा होता है। तो उस सूरत में जो सीक्वेंस एक्स एन होती है ये कन्वर्ज करती है नेगेटिव इन्फिनिटी। यह भी आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास रिमार्क। पहला रिमार्क है थ्योरम 3.64 remains true if condition 1 is ultimately true, that is if there exists m belongs to n such that xn is less than equal than m for all n is greater than equal than m।
वो कह रहा है कि ये कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है, रिमेन्स ट्रू इफ कंडीशन 1 इज अल्टीमेटली ट्रू, ठीक है। अगर आप कोई भी m ले लेते हैं, ठीक है, यानी अगर आप n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m लेते हैं, फिर भी xn लेस देन इक्वल देन yn रहता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल रहती है, इसका मतलब होगा कि ये दोनों कंडीशंस भी फुलफिल होंगी, ठीक है। रिमार्क नंबर बी, if condition 1 of theorem holds and if a limit of yn which is equal to infinity, it does not follow that the limit of xn which is equal to infinity. And if condition 1 of the theorem holds and if limit of yn which is equal to positive infinity, it does not follow that the limit of xn which is equal to positive infinity. देखिए, पहली कंडीशन क्या थी कि अगर लिमिट ऑफ एक्स एन ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ वाई एन विच इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम ये कहते हैं कि लिमिट ऑफ वाई एन विच इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, फन के लिए मैं कह रहा हूं, यानी अगर हम पहले ये कह लेते हैं कि limit of yn is equal to positive infinity, then this does not follow that limit of xn which is equal to positive infinity। वो ये कह रहा है बी में, ठीक है। हमारे पास वन कंडीशन क्या थी कि इसमें लिमिट ऑफ xn ये हमने पहले ये प्रूव करनी थी कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, फिर हम ये इम्प्लाइज कर रहे थे कि लिमिट ऑफ वाई एन भी क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। अगर हम पहले कह लेते हैं कि लिमिट ऑफ वाई एन पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो इट डज नॉट फॉलोज दैट लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी हम थ्योरम को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली इफ वन होल्ड्स एंड इफ लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इट डज नॉट फॉलो दैट लिमिट ऑफ वाई एन इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इस बी में देखें, हम इसमें पहले ले रहे हैं कि लिमिट ऑफ वाई एन इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी, फिर हम इंप्लाइज कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर हम पहले ये कह लें कि लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी, देन इट इज डज नॉट फॉलोज दैट लिमिट ऑफ वाई एन इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी, वो ये चीज कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास थ्योरम 3.65, let x and yn be two sequence of positive real numbers and suppose that for some L belongs to R, L is greater than 0, we have limit of x over xn over yn which is equal to L, ठीक है। then limit of xn is equal to positive infinity if and only if limit of yn is equal to positive infinity, ठीक है। अब इस थ्योरम को देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास हम दो सीक्वेंस ले रहे हैं, एक्स एन और वाई एन, ये दोनों सीक्वेंस की हैं स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट है। हाँ, let x and yn be two sequence of positive real numbers and suppose that some L belongs to R, L is greater than 0, we have limit of xn over yn which is equal to L, ठीक है। L ये R से बिलोंग कर रहा है और L is greater than 0 है। फिर कह रहे हैं कि अगर then लिमिट ऑफ xn ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ yn इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। यानी हम दो सीक्वेंस ले रहे हैं xn एंड yn, ठीक है, और पॉजिटिव रियल नंबर्स। सपोज दैट L बिलोंग्स टू R एंड L इज ग्रेटर देन 0, देन limit of xn over yn which is equal to L, then if limit of xn
which is equal to पॉजिटिव इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, हम ये लगा रहे हैं इफ एंड ओनली इफ लगा रहे हैं कि लिमिट ऑफ वाई एन इज आल्सो पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स एन की लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी उस वक्त होगी जब लिमिट ऑफ वाई एन भी पॉजिटिव इन्फिनिटी हो। ये हम इफ एंड ओनली इफ लगा रहे हैं, ये कंडीशन, ठीक है। अब इसका देखते हैं प्रूफ। सपोज दैट, अब ये जो बुक वाला प्रूफ है ये स्टूडेंट्स आधा प्रूफ है, तो यहाँ पर हम इसका कंप्लीट प्रूफ देखते हैं। सपोज दैट ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि ए एन भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और बी एन भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन विच इज इक्वल टू एल है, यानी ए एन बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और बी एन बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ ए एन ओवर बी एन विच इज इक्वल टू एल और एल बिलोंग्स टू आर एंड एल इज ग्रेटर देन 0। देन फॉर एप्सिलॉन which is equal to L over 2 which is greater than 0, we have for some n belongs to n and if n is greater than n then a n over b n minus L का mod is less than L over 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि हम यहां पर ये सपोज कर रहे हैं कि ए एन और बी एन ये हमारे पास क्या है, दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यहां पर स्टूडेंट्स आप ए एन की जगह एक्स एन और वाई एन भी यूज कर सकते हैं। यहां पर आप ये कह रहे हैं कि एक्स एन एंड वाई एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। फिर हम ये सपोज कर रहे हैं कि लिमिट ऑफ एक्स एन ओवर वाई एन विच इज इक्वल टू एल, ठीक है। देन अगर ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, तो दिस इंप्लाइज एक्स एन माइनस वाई एन माइनस एल का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन एल बाय 2 चूज करते हैं। अगर आप एप्सिलॉन ये चूज करती हैं एल बाय 2, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट आर नेचुरल नंबर n which depends upon epsilon, ठीक है। देन इफ n is greater than equal than n of epsilon, this implies कि एक्स एन माइनस वाई एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की यहाँ पर वैल्यू है एल बाय 2, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ तक हम अभी आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ तक हम ये प्रोसेस कर चुके हैं। तो दिस इंप्लाइज ए एन ओवर बी एन इज ग्रेटर देन एल ओवर 2 लेस देन 3 एल ओवर 2। देखिए अगर एक्स एन ओवर वाई एन माइनस एल का मॉड ये लेस देन एल बाय 2 है, अगर आप इस मॉड को ओपन करते हैं, दिस इंप्लाइज माइनस एल ओवर 2 इज लेस देन एक्स एन ओवर वाई एन माइनस एल इज लेस देन एल ओवर 2। फिर आप इस एल को ऐड कर दें दोनों साइडों पर, तो दिस इंप्लाइज माइनस एल ओवर 2 प्लस एल इज लेस देन एक्स एन ओवर वाई एन इज लेस देन एल ओवर 2 प्लस एल। तो इसको सॉल्व करें तो दिस इंप्लाइज एल ओवर 2 इज लेस देन एक्स एन ओवर वाई एन इज लेस देन 3l ओवर 2। यहाँ तक वो ये बता चुका है, ठीक है। तो यहां से अगर हम ए एन या एक्स एन को देखें तो यहाँ पर ए एन ग्रेटर देन होगा एल ओवर 2 बी एन लेस देन 3l ओवर 2 बी एन। If limit n approaches to infinity a n is equal to infinity, then since a n is less than 3l over 2 b n, it follows that the limit n approaches to infinity b n which is also positive infinity। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं
कि यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन आ चुकी है स्टूडेंट्स वो ये आ चुकी है कि एक्स एन इज ग्रेटर देन एल ओवर टू बी एन, ये बी एन की जगह आप स्टूडेंट्स वाई एन भी लिख सकते हैं। दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स एन इज ग्रेटर देन एल ओवर टू वाई एन इज लेस देन 3l ओवर टू वाई एन। अगर इस सीक्वेंस की लिमिट ए एन या आप कह लें स्टूडेंट्स एक्स एन कह लें, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर हम इस सीक्वेंस की लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी ले रहे हैं, इफ then xn is less than 3l over 2 yn, so this implies a limit of yn is also positive infinity, ठीक है। यानी since an is less than 3l over 2 bn, it follows that limit of bn is also infinity. Similarly, if limit of bn is infinity, then since an is greater than l over 2 bn, it follows that limit of an is also infinity. तो ये चीज हम स्टूडेंट्स प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या कंडीशन आई है कि एक्स एन इज ग्रेटर देन एल ओवर टू वाई एन इज लेस देन 3l over 2 yn, ठीक है। तो यहां पर देखें, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इंप्लाइज एज वाई एन, ठीक है, या एक्स एन कह लेंगे, एज एक्स एन इज लेस देन 3l over 2 yn, so this implies limit n approaches to infinity, yn is also positive infinity, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी अगर एक्स एन की लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो इसका मतलब होगा कि एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा होगा, ठीक है। यानी एक्स एन क्या होगा, ग्रेटर देन अल्फा होगा। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा, और हमें पता है कि एक्स एन इज लेस देन 3l over 2 yn। तो अगर हम इस yn को चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि yn इज आल्सो ग्रेटर देन अल्फा। देखें, अगर आप इस साइड से पढ़ें तो yn इज आल्सो ग्रेटर देन अल्फा। अगर हम इस सीक्वेंस yn की लिमिट को चेक करें तो yn भी ग्रेटर देन अल्फा होगा। अगर yn ग्रेटर देन अल्फा है तो दिस इंप्लाइज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, yn इज आल्सो प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये चीज वो कह रहे हैं। अब अगर हम इस चीज को देखते हैं कंडीशंस को, यहां पर देखें l by 2 yn इज लेस देन xn है। अगर xn यानी अगर yn की लिमिट स्टूडेंट्स क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये होगा कि yn इज लेस देन अल्फा होगा। तो अल्फा इज लेस देन xn होगा, यानी l over 2 yn इज लेस देन अल्फा। यानी अगर yn ये नेगेटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज करता है, यानी ये प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है yn, तो yn क्या होगा, लेस देन लेस देन अल्फा। तो यहाँ पर देखें तो yn इज लेस देन xn भी लेस देन क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि l by 2 yn इज लेस देन अल्फा, ठीक है, और yn क्या लेस देन xn है। तो इसका मतलब ये होगा कि xn इज आल्सो लेस देन अल्फा।
तो अगर yn प्रॉपरली डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, यानी इफ bn इज पॉजिटिव, यानी ये तो देख चुके हैं, अगर bn इसकी लिमिट पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव हम बात करते हैं, तो देन सिंस an is greater than l over 2 bn, it follows that limit of an is equal to positive infinity। ठीक है, तो ये थ्योरम आप इस तरह प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।